नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पित्ताशय। इंग्लिश में इसको कहेंगे गॉल ब्लैडर, और साथ साथ में हमको पढ़ना है पित्त यानी कि बाइल। इन दोनों को छोटे से इस टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। पित्त में ही हमको पढ़ना है कि पित्त किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, पित्त का क्या फंक्शन है, पित्त का रंग कौन सा है, हमारा जो लीवर है दिन भर में कितने पित्त का निर्माण करता है। इन सबको हम इसी टॉपिक में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम उन सभी बच्चों से अपील करना चाहते हैं या उन सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आइए अब हम लोग चलते हैं, पित्ताशय को पढ़ेंगे। तो पित्ताशय, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि पित्ताशय पाया कहाँ जाता है। होता है ना, हम पित्ताशय को पढ़ने जा रहे हैं और हमको पता ही नहीं है पित्ताशय कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि पित्ताशय कहाँ पाया जाता है। तो पित्ताशय जो हमारा यकृत है, जो हमारी लीवर है, लीवर के जो दाहिना पिंड होता है, दाहिने पिंड में नीचे की तरफ एक छोटी सी आंत्रयोजनी होती है जिसको मिसेंट्री कहते हैं। उस मिसेंट्री से बंधा हुआ ये पाया जाता है। हालांकि फिगर में आप देख रहे हैं ऊपर पाया गया है। इसका कारण ये है कि जैसे देखिए, ये मान लीजिए डस्टर हमारा, ये हमारा यकृत है, ये इसका दाहिना पिंड है, लेकिन इसका ये सामने वाला छोर है, ये पीछे वाला छोर है। एक्चुअली पित्ताशय यहाँ पर है, लेकिन हम इसको क्या किए, ऐसे पलट दिए हैं चित्र में, तो हमको ये पित्ताशय यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये जो पित्ताशय हमको कहाँ दिखाई पड़ रहा, ऊपर की तरफ। होता कहाँ है, नीचे की तरफ होता है, क्योंकि इसका फिगर उलट दिए हैं। समझ में आई बात। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो पित्ताशय का रंग किस रंग का है। तो पित्ताशय नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है बच्चों, नीले रंग का होता है, ठीक है। तीसरी बात आप समझिए, इस पित्ताशय का आकार कैसे है। पहली बात तो पित्ताशय जो है एक अंडे, एक छोटी सी थैली होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंडाकार होता है, जिनकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होता है। हम लगभग की बात कर रहे हैं, किसी का थोड़ा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। जैसे इनकी शरीर, किसी व्यक्ति का शरीर बहुत बड़ा है खली की तरह, तो उनका पित्ताशय काफ़ी बड़ा होगा, और जिनका काफ़ी छोटा है, जैसे बौने लोग होते हैं, तो उनका पित्ताशय भी उसी अनुपात में छोटा होता चला जाता है। तो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, और चौड़ाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर। कैसे होता है, एक सैक लाइक या थैलीनुमा अंडाकार संरचना होता है। इसका एक हिस्सा देखिए काफ़ी चौड़ा होता है और दूसरा सकरा होता है। किसी कोई दिक्कत, हमें लगता कोई दिक्कत नहीं है। सकरे, जो सकरा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ से एक नली निकली होती है जिसे कि पित्ताशय वाहिनी कहते हैं, या इसको कहेंगे सिस्टिक डक्ट। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। ये सिस्टिक डक्ट आगे चल करके जो दोनों लीवर के, जो लीवर के दोनों पिंडों से होकर के, दाहिने पिंड और बाएं पिंड से निकल करके एक साथ यहाँ जुड़ करके एक नली आती है जिसको कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। उस कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिल जाती है और इसका नाम यहाँ क्या पड़ जाता है, कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। कॉमन बाइल डक्ट यानी सह पित्त नली कहते हैं। ये सह पित्त नली आगे जाती है और आगे एक और आपको ग्रंथि मिलेगी जिसको कहते हैं पैंक्रियाज, या हम उसको हिंदी में कहेंगे अग्नाशय। तो वहाँ से भी एक नली निकली होती है पैंक्रियाज से, जिसको कहेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट से भी मिलता है ये कॉमन बाइल डक्ट। दोनों मिल करके फिर आगे जाते हैं, ये खुलती है किसमें, ग्रहणी में, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डियोडिनम। तो वहाँ पर ये नली खुलती है। बात यहाँ समझ में आ गई। अब ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय की दीवार 3 परतों से बनी होती है। मान लीजिए इसकी ये दीवार है, ठीक है, एक मोटा दीवार हमने बना दिया है। ये अंदर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा है। तो बाहर वाला जो लेयर होता है वो सिरोसा होता है, उसको लस्य अस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लस्य अस्तर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिरोसा कहा जाता है, सिरोसा। और जो अंदर वाला अस्तर होता है इसको क्या बोलते हैं, म्यूकस, म्यूकोसा या श्लेष्मिका का अस्तर होता है। क्या बोलते हैं, श्लेष्मिका का अस्तर होता है। और जो बीच वाला होता है
ये अरेखित पेशीय तंतुओं का स्तर होता है। किसका? अरेखित पेशीय, अरेखित पेशीय तंतुओं का स्तर होता है। तो फिर से एक बार बता दें, जो पित्ताशय है, पित्ताशय की दीवार 3 स्तरों का बना होता है। एकदम बाहर लस्य स्तर, बीच में अरेखित पेशी तंतुओं का स्तर और अंदर की तरफ श्लेष्मिका या म्यूकोसा का स्तर होता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस पित्ताशय का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो एक कार्य तो हम जानते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्ताशय करता है। बहुत सारे लोग को हमने देखा है जो आंसर का जवाब दिए हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, बहुविकल्पी में भी पूछा गया है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, कहा गया है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, बाइल का निर्माण, तो वो सीधे बता दिए हैं, उनका आंसर होता है कि पित्ताशय में होता है। तो जो कि गलत है। आप जानते हैं कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। और यहाँ पर जो पित्ताशय, इसमें पित्त स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो पहला फंक्शन है पित्त को स्टोर करना, यानी बाइल का स्टोर करना होता है। दूसरा फंक्शन क्या है? बाइल को स्टोर करना, ठीक है, स्टोर हम लिख दे रहे हैं। दूसरा जो फंक्शन है, ये पित्त के साथ साथ यकृत बनता है पित्त, और उस पित्त के साथ साथ पानी भी आता है, जल आता है। तो ये क्या काम क्या करता है? इसकी जो दीवार होती है, ये पित्त के साथ आए हुए जल का अवशोषण भी करता है। क्या करता है? पित्त के साथ आए हुए जल का अवशोषण करता है, माने उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगा? फिर चला जाएगा ब्लड में। तो अगर एब्जॉर्ब करेगा, पित्त क्या होगा? कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी कि सांद्रता उसकी बढ़ जाएगी, यानी कि पित्त गाढ़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 2 काम मुख्य रूप से करता है। अब यहाँ आप समझिए, मान लीजिए पित्त से आए हुए जल को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेता है, यानी कि पित्त क्या होता है? काफ़ी कंसंट्रेट हो जाता है, काफ़ी सांद्रण हो जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है। या पित्त में किसी भी कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक होता है ना? ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो किसी कारण ये पित्त में मान लीजिए बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो गई, या पित्ताशय की दीवार क्षतिग्रस्त हो गया, तो इनके कारण क्या होता है? जो पित्त होता है, पित्त का अवक्षेपण होने लगता है। पित्त के अवक्षेपण को इंग्लिश में कहें तो बाइल का प्रेसिपिटेशन होने लगता है। तो जब प्रेसिपिटेशन होता है तो क्या होता है? इस पित्त का रवा बनने लगता है, यानी कि बाइल का क्रिस्टल बनने लगता है। उस क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय की पथरी कहेंगे। आप बहुत सुने होंगे कि बहुत लोगों को पित्ताशय में पथरी है, कितने लोग किडनी में पथरी है। तो जो पित्ताशय में पथरी होने का यही कारण होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पित्ताशय से जल को अवशोषित कर लेते हैं, या पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, या पित्ताशय में किसी कारण से चोट लग जाए, माने क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उससे क्या होता है? पित्त के रवे बनने लगते हैं या उनका क्रिस्टल बनने लगता है, और इसी क्रिस्टल को कहा जाता है पित्ताशय की पथरी। समझ लीजिए, किसको कहते हैं पित्ताशय की पथरी? क्रिस्टल को कहते हैं, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होता है? पथरी बनने लगता है और ये क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल पर जमा होने लगते हैं। तो क्या होगा? क्रिस्टल की साइज बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब पित्ताशय की जो पथरी वो बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, और इसका केवल एक ही उपचार है, मतलब ऑपरेशन से इसको पित्ताशय को ही निकाल दिया जाता है। तो एक पित्ताशय की पथरी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पित्त के बारे में। चलिए हम अब पित्त के बारे में आपको बताते हैं। पित्ताशय में क्या कर्तव्य होता है? पित्त। अब अगर हम आपसे पूछे पित्त का रंग कौन सा है, किस रंग का पित्त होता है, तो आप जान लीजिए सबसे पहले पित्त हमारा पीला हरा होता है या नीले हरे रंग का होता है। कैसे होता है? पीले हरे रंग का अथवा नीले हरे रंग का, ठीक है। पित्त का रंग कैसे होता है? पीला हरा रंग या नीला हरे रंग का होता है।
इसका जो पीएच मान, या हमें कहें इसका माध्यम कैसे होता है, तो इसका माध्यम जो है क्षारीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप जानते हैं उसका माध्यम एसिडिक था, और यहाँ पर जो बाइल है, बाइल का माध्यम कैसे है, ये क्षारीय होता है। इसका पीएच मान लगभग 7.6 से लेकर के 8.6 होता है। कहने का मतलब ये काफ़ी क्षारीय माध्यम होता है। जो हमारा ये लीवर है, दिन भर में कितने पित्त का निर्माण करता है, ये प्रश्न उठता होगा ना। लीवर तो बनाता है पित्त, लेकिन दिन भर में कितने पित्त का निर्माण करता है, बता सकते हैं? लगभग 800 ml से लेकर के 1000 ml, माने 1 लीटर तक दिन भर में लीवर पित्त का निर्माण करता है। और वो सब पित्त कहाँ आता है, पित्ताशय में, फिर पित्ताशय से कहाँ जाता है, डिओडिनम में चला जाता है। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने अभी सीखा कि पित्त का जो रंग होता है वो हल्का पीला या नीले रंग का होता है, नीले हरे रंग का, और इनका जो पीएच मान होता है 7.6 से 8.6 होता है। कहने के मतलब ये काफ़ी क्षारीय माध्यम होता है इनका। और दिन भर में हमारा जो लीवर है यकृत है वो 800 से लेकर के 1000 ml पित्त का निर्माण करता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, जो पित्त होता है, पित्त में पाया क्या क्या जाता है। अभी आपसे बताएं, यहाँ से जो पित्त निकलता है, पित्ताशय से जो डिओडिनम में यानी ग्रहणी में पित्त जाता है, उसमें हम बताएं, उस पित्त में, क्योंकि यहाँ पर कुछ पानी सोख लेने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते हैं इसकी दीवार जल को अवशोषित भी करता है ना। इसके बाद यहाँ से जो निकलता है पित्त, उस पित्त में लगभग 92% होता है पानी। सोखने के बाद हमने बताया पित्ताशय से ग्रहणी में जाने वाले पित्त में 92% होता है जल। ठीक है, और इसमें 6% होते हैं पित्त लवण। पित्त लवण का मतलब बाइल साल्ट। ठीक है, कितने होते हैं, 6% लगभग पाए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के साल्ट होते हैं। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। समझ में आ रही बात? कार्बनिक में कौन कौन से हैं? कार्बनिक बात करें तो इसमें सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है। क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। क्या होता है? सोडियम टारोकोलेट। तो कार्बनिक लवण में, यानी जो ऑर्गेनिक है उसमें 2 टाइप होते हैं, एक सोडियम ग्लाइकोलेट, दूसरा सोडियम टारोकोलेट होता है। और अकार्बनिक में कौन कौन से लवण होते हैं? सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगा तो आप सही कर लीजिएगा, समझ लीजिए बस। तो हम इसमें ये बताए कि पित्ताशय से ग्रहणी में जाने वाले पित्त में 92% जल होता है और 6% पित्त लवण पाया जाता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। कार्बनिक लवण में सोडियम ग्लाइकोलेट होता है और सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है और सोडियम टारोकोलेट होता है। तो 2 लवण होते हैं कार्बनिक और 2 होते हैं अकार्बनिक, जिसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ तक समझ लीजिए। अब इसके बाद पित्तरंगा, जिसको हम कहेंगे पित्तरंगा को कहेंगे बाइल पिगमेंट, इंग्लिश में कहा जाता है इसको बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट जो है ये कितना पाया जाता है? ये भी 0.3% पाया जाता है। कितना? 0.3% होता है, जिसमें बिलरुबिन भी पाए जाते हैं और बाइल एसिड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिलरुबिन और क्या पाया जाता है? बाइल एसिड। बाइल एसिड हिंदी में क्या कहेंगे? बिलरुबिन, बिलरुबिन ही होता है। और बाइल एसिड का मतलब होता है पित्त अम्ल। तो पित्त अम्ल कितना पाए जाते हैं? 0.3%। पानी कितना पाए जाते हैं? 92%। और 6% पाए जाते हैं पित्त लवण।
ठीक है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.3 से लेकर 0.9%। कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल ये 0.3% से लेकर के 0.9% पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें लेसिथिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेसिथिन। कितना पाया जाता है लेसिथिन? 0.3% से 0.3% ही पाया जाता है। इसके बाद वसी अम्ल पाया जाता है। वसी अम्ल माने फैटी एसिड, फैटी एसिड। और ये कितना पाया जाता है? 0.3% से लेकर के 1.2% तक। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज ये कर रहे हैं कि जो पित्त होता है, पित्त हल्के पीले हरे या नीले हरे रंग का होता है। इसका माध्यम क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.6 से लेकर 8.6 होता है। और ये हमारा जो लीवर होता है, ये दिन भर में लगभग 800 ml से लेकर के 1000 ml तक पित्त का निर्माण करता है। और ध्यान दीजिएगा, फिर बार बार मैं ही बता रहा हूँ, यहाँ से लीवर से नहीं, यहाँ से पित्ताशय से डिओडिनम में जाने वाले पित्त में 92% होता है जल, 0.6% होता है पित्त लवण, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं। कार्बनिक में क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम तारोकोलेट होते हैं। और अकार्बनिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। और इसमें पित्तरंगा, जिसको कि बाइल पिगमेंट कहा जाता है, वो 0.3% होता है, जिसमें बिलिरुबिन और बाइल एसिड दोनों पाए जाते हैं। और उसके बाद इसी में पित्त में ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? लगभग 0.3% से 0.9% होता है। और लेसिथिन, लेसिथिन इसमें 0.3% पाया जाता है। और फैटी एसिड कितना पाया जाता है? 0.3 से लेकर के 1.2% होता है। अब इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे। चलिए इसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कि पित्त का क्या फंक्शन है। अगर हमें या हमारा पित्ताशय निकाल लिया जाए या पित्त ना बने तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए, वैसे आपको बता दें, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये पचाने में क्या करता है? काफ़ी हेल्पफुल होता है। किसको पचाता है? फैट को पचाता है, वसी अम्लों को पचाता है, ठीक है। किसको पचाता है? ये वसी अम्ल को पचाने में मदद करता है, पचाता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पाचक एंजाइम होता ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि पित्त जो है भोजन को पचाता है, तो गलत बात है। भोजन को नहीं पचाता है, पचाने में मदद करता है। पहला काम क्या करता है? पहला काम ये क्या करता है? जो आंत की क्रमाकुंचन गतियां हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो उस मूवमेंट को यानी क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ा देता है। बात समझिएगा, समझिए। पहला काम क्या करता है? क्रमाकुंचन गतियों को ये इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है? आप जानते हैं, भोजन हम लोग जो करते हैं, यहाँ से आइसोफेगस से लेकर के ये सीधे रेक्टम तक भोजन जाता है। लेकिन भोजन जाता कैसे है? इसी क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, इसी से ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। आमाशय में भी क्रमाकुंचन गतियाँ होती है, जिससे भोजन आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर ये भोजन कहाँ जाता है? डिओडिनम में जाता है, यानी छोटी आंत का अगला वाला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में भी क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं। फिर आंत में, छोटी आंत में और भी हिस्सों में होती है क्रमाकुंचन गतियाँ। इसी क्रमाकुंचन गतियाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही भोजन आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो पित्त होता है, पित्त क्या करता है? आंत के अंदर जो क्रमाकुंचन गतियाँ होती है उसको बढ़ा देता है। अब उसका बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जब क्रमाकुंचन गतियाँ बढ़ेगी तो उसमें भोजन तो आगे खिसकेगा भी, और जो आंत से या जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस है, उससे क्या होगा? ये मिक्स होता रहेगा। समझ में आ रही कि नहीं? तो भोजन को मिक्स करने में और आगे बढ़ाने में क्रमाकुंचन गतियों से ये मिक्स होता है और आगे बढ़ता रहता है। तो पहला काम होता है क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाने का काम कौन करता है? बाइल करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? पचा थोड़ी रहा है, बाइल क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ा रहा है। आज बात समझ में आ गई। दूसरा काम क्या करता है? देखिए, आमाशय से जो लुगदी, या हम कहें आमाशय में जो लुगदी होता है, जो पेस्ट बना होता है भोजन का, उसमें क्या मिला रहता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl मिला होता है।
और हमारा जो पित्त होता है ये कैसे माध्यम इसका होता है, क्षारी होता है। तो जो पेस्ट होता है वो काइम के रूप में बाहर निकलता है, उस पेस्ट को काइम कहा जाता है। तो काइम कहाँ निकल आता है, छोटी आंत में, छोटी आंत का आगे वाला हिस्सा यानी डिओडिनम में आता है। तो डिओडिनम में जब ये आता है तो इसको क्या करता है ये, तो इसको इस जो अम्लीय माध्यम होता है HCl का जो प्रभाव होता है उस HCl के प्रभाव को ये नष्ट कर देता है और इसको कैसे बना देता है, क्षारी माध्यम बना देता है। अब क्षारी माध्यम बना देगा तो क्या होगा, तो पहला काम किया, दूसरा काम क्या किया, ये HCl के प्रभाव को नष्ट करता है, ठीक है, और इसको बना दिया क्षारी माध्यम। क्षारी माध्यम होने से जो अग्नाशय से जो भी पदार्थ है, डाइजेस्टिव जूस है या आंत्र में भी डाइजेस्टिव जूस है, तो वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं क्षारी माध्यम में। अब तीसरा जो होता है कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। कैसे करता है भाई, हम भोजन लेते हैं, भोजन लिए तो भोजन हमारे मुख में गया तो बहुत सारे जीवाणु को जो हमारा लार है वो नष्ट कर देता है। लेकिन बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं लार का प्रभाव उनके ऊपर नहीं हो पाता है, वो कहते हैं भैया चाहे इतना लार छोड़ो, आप हमको मार नहीं सकते हो, मतलब जीवाणु कहते हैं। तो वो जीवाणु कहाँ चले जाते हैं, भोजन के साथ साथ चले जाते हैं स्टमक में, आमाशय में। आमाशय में होता है HCl, HCl भी बहुत सारे जीवाणुओं को मार डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं खुश होते हैं, भाई जितना HCl हमारे ऊपर आएगा उतना हम खुश रहेंगे। क्योंकि आप देखते हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग तीखा खाते हैं, बहुत सारे लोग मीठा खाते हैं। कुछ लोग अगर तीखा पा जाए, थोड़ा भी तीखा हो जाएगा नहीं खा पाते हैं, उनकी जान चली जाती है, मतलब परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग हैं मीठे से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे जीवाणु भी होता है। कुछ होता है उसको खट्टा मिलने से बहुत मस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, खट्टा आ जाए हमारे ऊपर, चाहे इतना अम्ल आ जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर कहीं क्षार आ जाएगा तो हमारे लिए प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि अम्ल से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ से जो अम्ल से बच जाते हैं वो काइम के साथ कहाँ चले जाते हैं, डिओडिनम यानी कि ग्रहणी में चले जाते हैं। अब ग्रहणी में आता है पित्त, पित्त होता है क्षारी। तो क्षारी पित्त क्या करता है, ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो अम्ल से नहीं मरे हैं वो क्षार से मर जाते हैं। तो जीवाणुओं को नष्ट करके क्या करते हैं, जो काइम है काइम को सड़ने से बचाने का काम करता है। तो तीन काम हमको मिला, पहला काम क्रमाकुंचन गति, दूसरा काम HCl के प्रभाव को नष्ट करता है, और तीसरा है जीवाणुओं को जो उसमें आए हुए जीवाणु उनको नष्ट करके उस काइम को सड़ने से बचाता है। चौथा काम देखिए, पाइसीकरण या एमएलसीकरण, ठीक है। तो चौथा क्या है, पाइसीकरण, एमएलसीकरण। इसमें क्या होता है, इसका जो कार्बनिक लवण होता है, देखिए अकार्बनिक लवण क्या करता है, ये HCl के प्रभाव को नष्ट करता है। पित्त में अकार्बनिक लवण कौन कौन से हैं, आपको हम बता चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये पित्त का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके प्रभाव को नष्ट करता है। लेकिन जो कार्बनिक लवण होता है, जो सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये क्या करता है, इसमें जो वसा के बड़े बड़े बिंदुक होते हैं उनको तोड़ देता है। माने उनका जो सरफेस टेंशन होता है, यानी पृष्ठ तनाव होता है, जो जकड़े हो रहते हैं वो, उसको क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। जब सरफेस टेंशन को कम करेगा, सरफेस टेंशन आप जब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो सरफेस टेंशन में क्या करता है, इसके प्रभाव को ये कम कर देता है, जिससे छोटे छोटे बिंदुकों में टूट जाते हैं। इससे क्या होता है, जो अग्नाशय से आने वाला एमाइलेज होता है अग्नाशयिक रस में, तो ये एमाइलेज इसके प्रभाव को, मतलब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, माने अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ देता है, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा क्रिया कर लेता है। फिर से बात बताना पड़ेगा, जो पाइसीकरण को ही बता रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए, जो पित्त में कार्बनिक लवण होते हैं, सोडियम टारोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, तो ये क्या करते हैं, जो वसा का बड़े बड़े पिंडक हैं, इनमें कैसे पिंडक बने हैं, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे ये छोटे छोटे बिंदुकों में टूट जाते हैं। इससे क्या होता है, अग्नाशयिक रस में उपस्थित जो एमाइलेज होता है, वो एमाइलेज ज़्यादा से ज़्यादा
इन छोटे छोटे बिंदुओं पर अपना क्रिया कर लेते हैं। ये ठीक इसी प्रकार करते हैं जैसे ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग नहाने के बाद शरीर में तेल लगा लेते हैं, तो क्या होता है शरीर में छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहा जाता है। तो इसी को पाइसीकरण या एमएलसी-करण कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, इनके सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, पांचवा काम क्या है, ये जो पांचवा काम है, ये पित्त लवण क्या करते हैं, वसा पाचक एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं। वसा जो पाचक एंजाइम होता है उसको ये क्या करते हैं, सक्रिय कर देते हैं कि भैया अब तुम चल के इनके ऊपर काम करना शुरू कर दो, यानी कि वसा को पचाने का काम करना शुरू कर दो। छठे नंबर पर क्या है, अब यहां पर देखिए जो पित्त में पाए जाने वाला पित्त अम्ल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और इसी में होता है लेसिथिन, तो जो 0.3% पाया जाता है। ये तीनों मिल करके बनाते हैं माइसेल। क्या बनाते हैं, माइसेली। देखो लिखा जाता है माइसेली, MICELLE, माइसेली, या इसको हिंदी में लिखे माइसेल। माइसेल क्या है, ये एक प्रकार का ये भी पित्त लवण है। तो इस पित्त लवण को जब बना लेते हैं तो पित्त लवण ये क्या करता है, ये जो वसा है, वसा से टूटने के बाद जो वसा का उत्पाद होता है उस उत्पाद को ये अवशोषण करने में मदद करता है, तोड़ने में और उसको साथ साथ अवशोषित होने में। मान लीजिए डाइजेस्ट हो गया जो वसीय अम्ल है या वसा है, तो होने के बाद उसके जो उत्पाद बनते हैं उस उत्पाद को ये अवशोषित करने में मदद करता है, हेल्प करता है। कहाँ से बनता है, पित्त अम्ल, कोलेस्ट्रॉल और लेक्सिन से मिल करके ये साल्ट बनता है जिसको माइसेल कहते हैं। और माइसेल क्या करता है, जो वसा है, वसा से बने हुए प्रोडक्ट उसको क्या करते हैं, माने उत्पाद जो भी बनता है उसको अवशोषित करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप जानते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, दूसरा वसा में घुलनशील होता है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, आप जानते हैं जल में विटामिन बी और सी घुलनशील होता है, बाकी ए, डी, ई, के, ये सारे जो विटामिन हैं ये सब के सब जल में वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनको भी अवशोषित करने में ये बाइल, यानी कि हम ये कहें कि ये माइसेल हेल्प करता है। ठीक है, अगर ये माइसेल ना होता तो इसको अवशोषित करने में, मतलब अवशोषित नहीं कर पाती, हमारी जो आंत में, आंत की जो दीवार है उसको अवशोषित नहीं कर पाता, तो ये हेल्प करता है। और जो सातवें नंबर का है, सातवें नंबर में क्या है, ये पित्त के जो विषैले पदार्थ होते हैं, या हम कहें शरीर में भी, हमारे ब्लड में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको लीवर की कोशिकाएं क्या करती हैं, ब्लड से निकाल करके पित्त के माध्यम से पित्ताशय में भेज देती हैं। और पित्ताशय से चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो चाहे बिलिरुबिन हो, क्योंकि बिलिरुबिन भी बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। ये कहाँ से बनता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स, आरबीसी होता है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है पित्त, बनता है बिलिरुबिन। तो इस बिलिरुबिन को, और उसमें कुछ धातुएं होती हैं, बहुत सारे जहरीले पदार्थ होते हैं, उन सब को पित्त से हो करके ये क्या करते हैं, उत्सर्जी बाहर निकालते हैं, यानी कि उत्सर्जी अंग की तरह काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यूरिया को हमारी किडनी छान करके मूत्र के साथ बाहर निकाल देती है, तो ठीक उसी प्रकार ये पित्त के साथ कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको भी ये छान करके बाहर निकालने का काम करता है। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।